हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफ्थीरिया के बारे में। वहाँ से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाइक बुल नेक अपीयरेंस कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज में देखने को मिलता है, आंसर होता है डिफ्थीरिया। सिक टेस्ट किस में किया जाता है, जवाब होता है डिफ्थीरिया। वहीं से सवाल आता है, बताओ डिफ्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, आंसर है कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सवाल जो बार बार रिपीट होता रहता है, बोले तो सूडो फाल्स मेम्ब्रेन किस में देखने को मिलती है, किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है, जवाब होता है डिफ्थीरिया। और डिफ्थीरिया से और भी जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए लास्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में और उस डिजीज का नाम है वूपिंग कफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वूपिंग कफ को, जिसे पर्टुसिस या 100 डे कफ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, डिजीज आपके सामने जैसे अवेलेबल है वूपिंग कफ। भाई एक छोटा सा बच्चा खांसी करते हुए है, कफ करते हुए है, हैंड्स को यूं करके और खांस रहा है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आपको कफिंग देखने को मिलेगी। यह इस डिजीज के नाम से भी स्पष्ट हो रहा है वूपिंग कफ। तो आइए सबसे पहले तो मैं कुछ इसके अन्य नामों के बारे में बात कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिएगा, क्या क्या एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं इसके नाम को लेकर। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके नाम में। सबसे पहले पर्टुसिस, इसका नाम है पर्टुसिस। क्यों नाम है इसका पर्टुसिस? क्योंकि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बॉर्डीटेला पर्टुसिस, इसीलिए इसे पर्टुसिस कहा जाता है। नंबर 2 100 डे कफ, इसका दूसरा नाम है 100 डे कफ। 100 डे कफ क्यों कहा जाता है 100 डे कफ? क्योंकि इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, बहुत दिनों तक व्यक्ति को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, लंबे दिनों तक सफर करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, इसलिए 100 डे कफ के नाम से भी जाना इसे जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और क्या कहते हैं इसे पर्टुसिस कह रहे हैं, इसे 100 डे कफ कह रहे हैं, इसी का नाम होता है वूपिंग कफ। क्या नाम होता है बेटा? वूपिंग कफ। वूपिंग कफ क्यों कहते हैं यह भी सुनिएगा। वूपिंग कफ कहने के पीछे जो कारण है वह कारण यह है कि वूपिंग कफ, इसमें एक साउंड आती है वूप साउंड। कफिंग करने के बाद में हाई पिच्ड इंस्पायरेटरी वूप साउंड सुनाई देती है, इसलिए इसे वूपिंग कफ कहा जाता है। क्योंकि हाई प्रेजेंस होती है, प्रेजेंट होती है क्या? तो प्रेजेंस ऑफ हाई पिच्ड, ज्यादा पिच में, हाई पिच्ड, प्रेजेंस ऑफ हाई पिच्ड डीप इंस्पायरेटरी वूप साउंड, हाई पिच्ड इंस्पायरेटरी वूप साउंड। कौन सी? वूप साउंड आफ्टर कफिंग, वूप साउंड आफ्टर कफिंग। कफ होने के बाद में जब व्यक्ति कफिंग कर लेता है उसके बाद में उसे वूप की साउंड आती है, इंस्पायरेटरी साउंड होती है, इसीलिए इसे वूपिंग कफ कहा जाता है। मतलब व्यक्ति कैसे करता है, ऐसे करके वूपिंग कफ करता है, मतलब ये साउंड उसे कंटिन्यूअसली सुनाई देती है, उसमें पाइज आती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? वूपिंग कफ। तो 3 नाम मेरा बेटा मैंने बोले हैं इस बीमारी को लेकर। पहला, इसका नाम पर्टुसिस, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से बोले तो इसका नाम पर्टुसिस पड़ा है ड्यू टू बॉर्डीटेला पर्टुसिस। किस वजह से पड़ा है? बॉर्डीटेला पर्टुसिस, इसका जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है बॉर्डीटेला पर्टुसिस। बॉर्डीटेला पर्टुसिस इसी के नाम पर पड़ा हुआ है, इसका नाम पर्टुसिस।
100 डे कफ लंबे दिनों तक, लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से 100 डे कफ कह रहे हैं। और वूपिंग कफ इसे बोलते हैं क्योंकि यहां हाई पिच्ड इंस्पायरेटरी वूप साउंड हमें सुनाई देती है। कौन सी साउंड? वूप साउंड सुनाई देती है, इसीलिए इसे वूपिंग कफ कहा जाता है। क्लियर है तीनों पॉइंट? चलिएगा आगे बात करते हैं हम वूपिंग कफ के बाद के नाम के बाद में हम बात करते हैं इसके एजेंट को लेकर। इसका एजेंट, इसके बारे में बात करते हैं। एजेंट से रिलेटेड बातें देखिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके एजेंट में। एजेंट क्या रहने वाला है, बैक्टीरिया है कि वायरस है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वन बाई वन। सबसे पहला पॉइंट, इसका एजेंट का नाम क्या है? तो फिर जवाब देना है बोर्डीटेला, बोर्डीटेला पर्टुसिस, पर्टुसिस। अगर नाम आवे बताओ, उस एजेंट का नाम बताओ, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो बोर्डीटेला पर्टुसिस के नाम से जाना जाता है, जो क्या करता है? वूपिंग कफ को कोज करता है। पहला एमसीक्यू यहां से आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है बताओ उस एजेंट का नाम जो कि वूपिंग कफ कोज करेगा। आपका जवाब क्या होगा? बोर्डीटेला पर्टुसिस। नेक्स्ट बात मैं करूं, क्या है ये? तो आपका जवाब होगा यह बैक्टीरिया है। यह भी क्या है? बैक्टीरिया है। तीसरा, अब ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, तो फिर बताना है यह कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव है। कैसा है यह? ग्राम नेगेटिव। जैसे डिप्थीरिया पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव, वैसे ये ग्राम नेगेटिव है। इसके अलावा हम बात करें कि यह एरोबिक है कि एनएरोबिक, तो फिर जवाब देंगे यह होता है एरोबिक। एरोबिक। दो चीजें हैं, एक एनारोबिक एक एरोबिक। एरोबिक का मतलब है जिसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसे है बोलते हैं एरोबिक। रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसे हम एरोबिक बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। बैक्टीरिया यह है, एजेंट का पर्टिकुलर नाम है बोर्डीटेला पर्टुसिस। एजेंट से रिलेटेड सारे सवाल, बोर्डीटेला पर्टुसिस, बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, एरोबिक है, बोले तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फ्रॉम ए सर्वाइवल। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एजेंट के बाद हम बात करने वाले हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट कैसे होगा? तो आपका जवाब होगा ड्रॉपलेट के द्वारा ही ट्रांसफर होता है। ड्रॉपलेट्स के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। आपका क्या? तो जवाब देंगे बोर्डीटेला पर्टुसिस। यानी वूपिंग कफ की जो डिजीज आपकी होती है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है ड्रॉपलेट्स के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद में इनक्यूबेशन पीरियड। इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है 7 से लेकर 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लक्षण आने में इतना समय लगा देता है। इसके अलावा मैं बात करूं पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की हम बात करें, तो यहां से 2 पॉइंट बनते हैं एग्जाम में, दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो क्या कहता है कि कौन सी स्टेज, जैसे मीजल्स में मैंने बोला था प्रोडोर्मल अवस्था, वैसे ही यहां एक स्टेज है, आप बोलना है केथारल स्टेज। कौन सा? केटारल स्टेज। अगर बोला जाए बताओ कौन सी स्टेज में व्यक्ति इन्फेक्टाइल होता है वूपिंग कफ में, आपका जवाब होगा केटारल स्टेज में व्यक्ति इन्फेक्टाइल होता है। वहीं अगर टाइम ड्यूरेशन पूछ लिया जाए तो फिर दूसरी बात बताना है कि 1 वीक आफ्टर
बिफोर 1 week बिफोर एंड 3 week आफ्टर द पैरोक्सिमल स्टेज। 1 week बिफोर एंड 3 week आफ्टर पैरोक्सिमल स्टेज। इसमें स्टेज आएगी पैरोक्सिमल स्टेज, उसे 1 week पहले और 3 week बाद व्यक्ति इनफर्टाइल होता है। स्पेशल स्टेज की बात करूं तो केटारल स्टेज में व्यक्ति इनफर्टाइल देखा गया है। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की, इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लिए, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी की बात हमने कर ली है। अब कुछ पॉइंट इसके सेकेंडरी अटैक और वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वायरस, इस बैक्टीरिया से रिलेटेड, वायरस नहीं है बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सबसे पहली बात, नो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। नो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलेगी दोनों सिचुएशन से। बाय इन्फेक्शन, चाहे आपको यह बीमारी हो गई हो, चाहे आपकी वैक्सीन हो, चाहे तो आप वैक्सीन ले लो और चाहे इम्यूनिटी हो जाओ, आपको इन्फेक्शन हो जाओ, दोनों से कोई लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान नहीं होती है। फर्स्ट बात। दूसरा, सेकेंडरी अटैक यहां देखने को मिलता है, सेकेंडरी अटैक यहां रहता है। क्लियर है? तो ध्यान देने की बात है, सेकेंडरी अटैक रहेगा। सेकेंडरी अटैक यहां रहता है, 90% तक सेकेंडरी अटैक देखा जाता है। मतलब वैक्सीन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, सेकेंडरी अटैक इसका देखने को मिल जाता है। कोई लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी यहाँ नहीं हमें मिल रही है। क्या क्या बातें हमने की, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि इसका नामकरण बताओ। मैंने इसके नाम के बारे में आपके सामने रखा है कि इसका नाम है बॉर्डीटेला पर्टुसिस, इसे बॉर्डीटेला पर्टुसिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है, वूपिंग कफ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एजेंट मैंने बताया बॉर्डीटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, एरोबिक होता है। फिर हमने बात की इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों में ही कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है, और इम्यूनिटी के कंसेप्ट को लेकर हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं इसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में हम 2 टेस्ट यहां कर सकते हैं। पहला टेस्ट तो आप करवा सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सा टेस्ट है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, बहुत बार आ चुका है यह वर्ड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, यह आप परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर स्वाब सैंपल ले सकते हैं। जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में भी हम सैंपल लेते हैं आपके नोज और फेरिंग से, तो यहां पर भी नोज और फेरिंग से ले सकते हैं आप। बोर्डेट जिनोऊ कल्चर यहां कर सकते हैं, तो यहां पर हम सैंपल लेते हैं नेजोफेरेंजियल स्वाब ले सकते हैं। 4 नेजोफेरेंजियल स्वाब आप ले सकते हैं, किसके लिए तो बताना है, फॉर बोर्डेट, यह कल्चर आता है बोर्डेट कल्चर, बोर्डेट जैन ग्यू कल्चर, ये पर्टिकुलर नाम है। नेजोफेरेंजियल स्वाब यहां ले रहे हैं आप फॉर बोर्डेट जैन ग्यू कल्चर। कौन से कल्चर के लिए ले रहे हैं आप बताना है, नेजोफेरेंजियल स्वाब फॉर बोर्डेट जेन्यू कल्चर।
तो इस कल्चर के लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं क्या, नेजोफैरेंजियल स्वाब, यानी कि इस स्वाब के द्वारा आप क्या करेंगे, आप कल्चर करेंगे। यह जैसे हम जेडन कल्चर होता है वैसे ही इसके लिए बोर्डेट जनेऊ कल्चर काम में लेते हैं। कौन सा कल्चर है, बोर्डेट जनेऊ कल्चर। इस कल्चर के लिए सिक्रेशन चाहिए हमें नेजोफैरेंजियल सिक्रेशंस, तो आप यहां पर पीसीआर करवा सकते हैं और नेजोफैरेंजियल स्वाब ले सकते हैं फॉर बोर्डेट जनेऊ कल्चर के लिए। यह इसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन हो गया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को लेकर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बात करूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है, सबसे पहले 1 बाय 1 हम बात करने वाले हैं। स्टेज इसमें 3 होती हैं। सबसे पहली तो मैं स्टेज नंबर 1 की बात कर रहा हूं और पहली स्टेज है केटारल स्टेज। कैसी स्टेज है, केटारल स्टेज। कौन सी स्टेज है, केटारल स्टेज। चलिए कितने दिन की होती है बताना है, 10 डेज की। यह 10 दिन की होती है, 10 डेज की यह स्टेज होती है केटारल स्टेज। इस स्टेज में क्या नजर आता है, तो कोरिजा, कोरिजा कफ, कोरिजा कफ, शोर थ्रोट, शोर थ्रोट, यह इसमें नजर आएंगे। कफ स्पेशली नाइट में रहता है, रात्रि में। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है इसकी, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जो होती है उस सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं पैरोक्सिमल स्टेज। क्या बोलोगे, पैरोक्सिमल स्टेज। यह स्टेज जो होती है पैरोक्सिमल स्टेज, यह लगभग रहती है हमारी 2 से लेकर 4 वीक्स की। 2 से लेकर 4 वीक की यह स्टेज रहती है, पैरोक्सिमल स्टेज। इस पैरोक्सिमल स्टेज में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पैरोक्सिमल स्टेज के अंदर कंडीशन नजर आएगी आपको। सबसे पहले इसमें आपको नजर आएगा इंस्पायरेटरी, क्या, इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी वूप, इंस्पायरेटरी वूप साउंड, इंस्पायरेटरी वूप साउंड, इंस्पायरेटरी वूप साउंड नजर आती है इसमें। और इंस्पायरेटरी जो वूप साउंड आएगी आपको नजर, यह इंस्पायरेटरी वूप साउंड कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस कोज कर सकती है। और वो क्या हो सकते हैं, देखो इतनी तेज खांसियां रहने वाली है कि इसकी वजह से बहुत बार आंखों से खून बहने लग जाता है, सम कंजक्टाइवल हेमरेज, फसलियां टूट जाती हैं, रिब फ्रैक्चर, हर्निया हो सकता है, एक ऑर्गन का दूसरी कैविटी में प्रोट्रूजन देखने को मिल सकता है, बिना नॉर्मली वॉइडिंग के यूरिन पास आउट हो सकता है, यूरिनरी इनकंटिनेंस, गिर सकता है व्यक्ति, फैंटिंग। ये सारे के सारे लक्षण इस इंस्पायरेटरी वूप साउंड से हो सकते हैं। क्योंकि जब लगातार कफिंग करता है, कंटिन्यूसली धै 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 करता रहता है, तो उस व्यक्ति में क्या नजर आएगा, ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और बहुत ज्यादा फोर्स डेवलप हो जाता है। तो यहां कुछ कंडीशंस मैं बता रहा हूं जो इस वजह से देखने को मिल सकती हैं। इसमें सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, सब कंजक्टाइवल हेमोरेज देखने को मिल सकता है, सब कंजक्टाइवल हेमोरेज देखने को हमें मिलेगा। क्या, सब कंजक्टाइवल हेमरेज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सब कंजक्टाइवल हेमरेज के अलावा फसलियां टूट सकती हैं, बोले तो रिब फ्रैक्चर हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके अंदर हर्निया हो सकता है। इसके बाद में और क्या हो सकता है सर, तो ध्यान दीजिएगा, हर्निया, रिब फ्रैक्चर, सब कंजक्टाइवल हेमरेज के अलावा यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकता है, बोले तो इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है।
यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमें देखने को मिल सकता है और व्यक्ति फेंट हो सकता है, बोले तो गिर सकता है। ये सारी की सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो किस वजह से हो रही है, कंटिन्यूअस कफ करने की वजह से। और कौन सी स्टेज है यह स्टेज है आपकी स्टेज नंबर 2, बोले तो पैरोक्सिमल स्टेज। मैं कहूं यह वह स्टेज है जो सबसे डेंजर है, यानी कि हाई मॉर्टेलिटी रेट इसी में देखने को मिल सकती है। हाईएस्ट डेंजर स्टेज यही स्टेज होती है 2 वाली। डेंजर स्टेज कौन सी है तो बताना है 2 स्टेज, और उसका नाम है पैरोक्सिमल स्टेज। यह डेंजर है, हाई मॉर्टेलिटी दिखाता है, यानी कि खतरे की घंटी इसी में है। जब वूप साउंड आती है तो कई बार श्वसन मार्ग इतना डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो यह दूसरी स्टेज है। फिर हमने बात की 3 अवस्था मैंने बताई थी कि भाई 3 में आएंगी, 2 बता दी है। तीसरा जो स्टेज है लक्षणों का वह कन्वल्सेंट स्टेज आता है। कन्वल्सेंस का मतलब है बाद की स्टेज। डिजीज साइकिल में भी ये नाम आया था। इसका मतलब है रिकवरी स्टार्ट हो गई है, रिकवरी स्टार्ट हो गई है। यह समय 1 से 2 वीक का रहता है और लक्षण घटने लग जाते हैं। डिक्रीज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, साइन एंड सिम्टम डिक्रीज हो जाते हैं, रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, कन्वल्सेंट स्टेज है कहलाती है। लक्षण 3 अवस्थाओं में बताए। कैटारल स्टेज में कोरिजा बताया, कफ बताया नाइट में। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है शोर थॉट। दूसरे वाली स्टेज वूप। क्वेश्चन मिल सकता है बताओ वूप की साउंड कौन सी स्टेज में आती है, जवाब होगा पैरोक्सिमल स्टेज में। यहां जब आता है इंस्पायरेटरी हाई पिच साउंड है वूप साउंड। इसके साथ में कुछ अलग कंडीशन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, रिब फ्रैक्चर हो सकते हैं, हर्निया हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ध्यान रखने के होते हैं आपके बॉडी टेलापर्टोसिस बोले तो वूपिंग कप के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी स्टेज के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस खत्म होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं किसके अंतर्गत। तो आपको बोलना है आपका जो वूपिंग कप है उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हम बता रहे हैं आपको। एक कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया यह सवाल आया हुआ है सफदरजंग की एग्जाम में। सफदरजंग की एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है यह। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो था वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जिसे सफदरजंग के नाम से भी जानते हैं। तो वीएमएमसी की एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। और ब्रोंकोनिमोनिया यह इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, तो और ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा आपको देखने को और मिल सकते हैं कंडीशंस लक्ष्य इसके कॉम्प्लिकेशंस में ही। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड ही है। ब्रोंकाइटिस, एक ब्रोंकियक्टेसिस और एक सेरिब्रल हेमोरेज। ये सारी की सारी कंडीशंस वे कंडीशंस हैं जो कंटिन्यूअसली कफिंग करने की वजह से हमें नजर आ रही हैं, वूपिंग कंडीशंस की वजह से नजर आ रही हैं। ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकियक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस, सेरिब्रल हेमरेज, ये सारे के सारे आपको कॉम्प्लिकेशन के रूप में नजर आ सकते हैं
किस कंडीशन में? आप बोलोगे बॉर्डीटेला पर्टुसिस में। चलिएगा क्या क्या डिस्कस हमने किया इसमें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इस बीमारी का नामकरण, मैंने बताया इसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने बोला इसका नाम में पर्टुसिस आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखने की बात यहां होती है कि सेकंड पॉइंट जो रखना है ध्यान, 100 डे कफ, वूपिंग कफ इसे कह रहे हैं। एजेंट का नाम हमने बताया बॉर्डीटेला पर्टुसिस, बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, एरोबिक होता है। इसके अलावा हमने बात की आपका इसके कुछ इंपॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या होती है इसके अंदर। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है या नहीं मिलती, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। इसके अलावा बात की टेस्ट के बारे में, पॉलीमरेज चैन रिएक्शंस और नेजोफेरेंजियल स्वाब लेना है बॉर्डेड जिनोवा कल्चर के लिए। इसके अलावा हमने बात की आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अलग अलग स्टेज, पहली कैटारल स्टेज 10 दिन की जिसमें कॉरिंजा, कफ और शॉर्ट थ्रोट। दूसरी पैरोक्सिमल स्टेज 2 से 4 वीक की जिसमें इंस्पायरेटरी वूप साउंड, सब कंजक्टाइवल हैमरेज, रिब फ्रैक्चर, हर्निया, यूरिनरी इनकंटीनेंस और फैंटिंग देखने को मिल रहा है। यही डेंजर अवस्था होती है। फिर हमने बात की तीसरी अवस्था कन्वल्सेंट स्टेज, इसका मतलब रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है और लक्षण घटने लगे हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो 4 मेन कॉम्प्लिकेशन नजर आते हैं। ब्रोंको निमोनिया आपके सामने है, ब्रोंकाइटिस आपके सामने है, ब्रोंकिएक्टेसिस। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है सेरिब्रल हैमरेज आपको देखने को मिल सकता है, और सबसे लास्ट में आपका आता है ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस और सेरिब्रल हैमरेज। सारी की सारी कंडीशंस वे थी जो कि आपके किस में नजर आती हैं, कॉम्प्लिकेशन में नजर आती हैं। अब फाइनल लास्ट स्टेज इसकी, लास्ट पॉइंट इसका बोले तो ट्रीटमेंट, कुछ पर्टिकुलर दवाइयों का नाम हम लेने वाले हैं जिसमें एक होती है इरिथ्रोमाइसिन और एक एजिथ्रोमाइसिन। दोनों दवाइयां काम में लेते हैं। इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, यह दवाइयां हम काम में ले सकते हैं। इनकी जो डोज रहने वाली है यह होती है 40 से 50 mg पर केजी इन 4 डिवाइडेड डोज। 4 डिवाइडेड डोज, कितनी डोजेज में? 4 डिवाइडेड डोज में। 4 कितने दिन के लिए बताना है? 4 to 10 to 14 डेज, नॉट 4 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन के लिए यह दिया जाता है। यह जो है यह 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए देते हैं और यह 1 महीने से कम समय के लिए दी जाती है। तो यह आपकी कुछ दवाइयाँ थी, इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है वह आपको दी जा रही है 1 महीने से कम ड्यूरेशन के लिए, और जो दूसरी है वह दी जा रही है आपकी 1 महीने से कम ड्यूरेशन के लिए, इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। क्लियर है? डोज दोनों की समान है, 40 से 50 mg दोनों की बात कर रहा हूं, 40 से 50 mg per kg in 4 divided dose for 10 to 14 days. This is about the your second bacterial disease. बोले तो पहला डिप्थीरिया, दूसरा पर्टुसिस। चलिए बात करते हैं तीसरा, टी बोले तो टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टिटनेस को लेकर। किसके बारे में बात करने वाले हैं? टिटनेस को लेकर। चलिएगा नेक्स्ट हमारी डिजीज है टिटेनस। इसके बारे में भी बात करते हैं, कुछ कॉमन लक्षणों की बात मैं कर लेता हूं। टिटेनस जो होता है इसमें हमें ताड़ की बीमारी हम इसे बोलते हैं, जिसमें जकड़न आती है बॉडी में, क्योंकि यहां एक प्रकार की एक टॉक्सिन निकलती है टिटेनोस्पाज्मिन। इस यहां पर वो इस टिटेनोस्पाज्मिन जो है वह जड़ होती है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, यानी कि टिटनेस के लिए। तो आइए बात करते हैं, यहां पर भी कुछ पर्टिकुलर लक्षण यहां रहते हैं
लाइक राइसस सार्डोनिकस, ऑपिस्टोटोनस, जालोक, जिसे ट्रिस्मस का नाम हम दे रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इस डिजीज में एजेंट को लेकर। सबसे पहला पॉइंट हमारा है एजेंट। भाई एजेंट जो होता है वह कौन है, क्या है, इसके बारे में बात करें। तो आइए बात करते हैं एजेंट को लेकर। कुछ पॉइंट स्पेसिफाई हम करेंगे एजेंट्स को। सबसे पहला एजेंट का नाम बोलो तो आपको बताना है क्लोस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, यह क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी उसका एजेंट होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी ही को कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है टिटनस का। कैसा है यह? तो फिर दूसरा आपका जवाब होगा यह भी बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया कैसा है तो सुनिएगा, बैक्टीरिया कैसा है तो आप जवाब देंगे यह ग्राम पॉजिटिव है। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव है और स्पोर फॉर्मिंग होता है। कैसा है? स्पोर फॉर्मिंग, यानी कि इसके स्पोर भी बनते हैं, स्पोर फॉर्मिंग है। यह कैसा होता है तो एक और पॉइंट बताएंगे, यह होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक है। एनएरोबिक बोले तो जिसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, जिसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऐसा जो आपका बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। दो नाम बताए थे, एरोबिक और एनएरोबिक। क्लियर है? ग्राम पॉजिटिव होता है और एनएरोबिक यह होता है। इसके अलावा हमने बताया स्पोर फॉर्मिंग होता है। शेप अगर आपसे पूछ लें तो बताना है रोड शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है? एक पॉइंट और बता रहे हैं, शेप अगर पूछ ली जाए तो बताना है रोड शेप का होता है, रोड शेप का यह होता है। सारे के सारे पॉइंट इस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से रिलेटेड हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो उसका रियल एजेंट है, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, डब्बे में बंद किया है, यह इस टिटेनस का एजेंट है। ग्राम पॉजिटिव आपका स्पोर फॉर्मिंग है, एनाएरोबिक होता है और रोड शेप का होता है। चलिएगा इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो यह टिटेनस है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर। किसको लेकर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ध्यान दीजिएगा, यह जो है यह डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट फ्रॉम स्किन टू स्किन, फ्रॉम स्किन टू स्किन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के द्वारा होगा। बोले तो अब स्किन टू स्किन कांटेक्ट में कैसे? तो फिर स्किन कट के द्वारा, कट इन स्किन। अगर कोई सिक्रेशंस है जो इसका एजेंट है, आपकी कट लगा है, कोई इंजरी हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि इंजर्ड चीजों से अगर आपकी स्किन इंटैक्ट है तो नहीं जाएगा, कट होना बहुत जरूरी है। तो कट आपकी स्किन में है, कोई घाव है, वुंड है। आपने देखा होगा टिटनस अक्सर कब होता है? जब बोलते हैं कि आपको कोई निडल इंजरी हो गई, कोई लोहे का कट आपके लग गया, मिट्टी आपके टच में आ गई, कटने के बाद घाव में। कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर कट हुआ है बॉडी में तो फिर आपको टिटनस होने की संभावनाएं रहती हैं। तो कहने का मतलब है जब स्किन पर कट है, मैंने लिखा है डायरेक्टली फ्रॉम स्किन टू स्किन बाई कट इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप ऐसा लिख लें इसे बाई डायरेक्टली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन बाई
साथ ही में लिखें इसमें किसके द्वारा, बाय स्किन कट, स्किन में कट होगा तो ही होगा। क्लियर है। इसके अलावा यह मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, याद रखना है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होती है, डायरेक्टली कंटाजियस नहीं है। नॉट ट्रांसफर पर्सन टू पर्सन, नॉट ट्रांसफर पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से सीधा दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है। मेरे को है टिटनस, मैंने आपसे हाथ मिलाया, आप पे ट्रांसफर नहीं होगी डायरेक्टली, केवल स्किन कट हो तो ही ट्रांसफर होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पिछली डिजीज में बात की थी इम्यूनिटी को लेकर, वैसे इसमें भी कुछ पॉइंट बात आएंगे इम्यूनिटी को लेकर। उनमें सबसे पहला पॉइंट है नॉट डेवलप हर्ड इम्यूनिटी। इसकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, किसमें, टिटनस में। हर्ड इम्यूनिटी जो कम्युनिटी इम्यूनिटी है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कम्युनिटी वाले पोर्शन में, यह इसमें डेवलप नहीं होती है। क्लियर है। यानी कि इसमें भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी और आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कंटाजियस तरीके से ट्रांसफर नहीं होता है, स्किन कट या एब्रेजन से यह ट्रांसफर होता है। क्लियर। चलिएगा, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बताते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है, किस चीज में यह रहता है, तो सोर्स देखिएगा, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा, एक तो कंटामिनेटेड आर्टिकल के द्वारा, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स जो हैं उनमें रह सकता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में के रूप में। इसके अलावा सॉइल ऑफ स्ट्रीट, गलियों की मिट्टी जो होती है उसके में अंदर सरवाइव कर सकता है स्पोर फॉर्म में। इसके अलावा आपका काऊ डंक, गोबर जो होता है गाय का गोबर, इसमें ये देखने को मिलता है आपका टिटनस। क्लियर है। तो टिटनस कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, सोइल ऑफ स्ट्रीट और काऊ डंक, इन सभी में देखने को मिल सकता है। अब बात करें इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, तो ध्यान रखना है इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से लेकर 10 दिन। 6 से लेकर 10 दिन इसका इनक्यूबेशन पीरियड देखा गया है। कितना, 6 से लेकर 10 दिन इनक्यूबेशन पीरियड देखा गया है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि मैंने बोला है यह डायरेक्टली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है, कंटाजियस नहीं है ये डायरेक्टली, तो नॉट प्रेजेंट, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होती ही नहीं है। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके टॉक्सिन से रिलेटेड, पैथोजेनेसिटी। भाई ये डेंजर है तो फिर क्यों है, तो फिर ध्यान रखना है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी रिलीज करता है, रिलीज ए टॉक्सिन। क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन। चलो इस टॉक्सिन का विवरण हम पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉक्सिन का जिक्र। टॉक्सिन का नाम मैं बताऊं तो इसे बोलते हैं टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोस्पाज्मिन, देखो नाम में लिखा है स्पाज्मिन। स्पाज्मिन का मतलब स्पाज्म हो जाना, जकड़न हो जाना, तो टिटेनोस्पाज्मिन होती है। दूसरा पॉइंट, यह सेकंड लीथल टॉक्सिन है। कैसी है, दूसरी लीथल खतरनाक टॉक्सिन है ये। तो फिर फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट लीथल टॉक्सिन भी बता रहे हैं आपको,
फर्स्ट लीथल टॉक्सिन होती है बोटिनुलम, उसका नाम है बोटिनुलम। बोटिनुलम, बोटिनुलम जो होती है यह आपकी फर्स्ट लीथल टॉक्सिन है। टिटेनोस्पाज्मिन सेकंड लीथल टॉक्सिन होती है। यह किससे डेवलप होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी बोटिनुलम है यह डेवलप्ड होती है, प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा? तो आपका जवाब होगा प्रोड्यूस बाय क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटिलिज्म के द्वारा। क्लॉस्ट्रीडियम बोटिलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम बोटिलिज्म के द्वारा यह डेवलप होता है, जिसका नाम है बोटिनुलम। यह फर्स्ट लीथल टॉक्सिन है। और हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सी है? टिटेनोस्पाज्मिन सेकंड लीथल टॉक्सिन। अगर हम टिटेनोस्पाज्मिन की बात करें तो याद रखना है, टिटेनोस्पाज्मिन जो है, टिटेनोस्पाज्मिन किस कर काम करती है? तो ये 4 जगह काम करती है, इसी वजह से जकड़न देखने को मिलेगी। अब चारों जगह देखिएगा कौन कौन सी जगह हो सकती है। पहली जगह इसकी हो सकती है मोटार एंड प्लेट पर। कहाँ होगी? मोटर एंड प्लेट पर, मोटार एंड प्लेट ऑफ स्केलेटल। इसी वजह से स्केलेटल मसल में जकड़न आती है। पहला कहाँ काम करती है? मोटार एंड प्लेट ऑफ स्केलेटल पर। चलिए दूसरा बताते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पर भी काम करती है। बोले तो स्पाइनल रिफ्लेक्स को घटाएगा, डिक्रीज करेगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स को घटा देगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स को घटा देगा। तीसरा यह ब्रेन पर भी काम करता है। कहाँ? मोटार एंड प्लेट पर काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पर काम कर रहा है, ब्रेन पर काम करता है। इन सभी चीजों पर काम करने की वजह से आप कहोगे इसका जो फंक्शन है वह एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? स्पाज्मेटिक फंक्शन होता है। स्पाज्म यह कोज कर सकता है। डोज बता रहा हूं, जो लीथल डोज है इसी वैक्सीन की, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी नॉर्मल डोज की अगर बात करें, जो लीथल डोज है, कितनी सी कम डोज देखना, 0.1 mg डोज इज लीथल। यह खतरनाक हो सकती है फॉर 70 kg, 70 किलो वजनी व्यक्ति के लिए 0.1 mg डोज इज लीथल। किसकी बात कर रहे हैं? टिटेनोस्पाज्मिन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? टिटेनोस्पाज्मिन यह इतनी टॉक्सिक है कि 0.1 mg जो डोज है, इट इज सफिशियंट फॉर ए लीथल कंडीशन फॉर ए 70 kg पर्सन। 70 किलो का व्यक्ति जो है उसके लिए इतनी छोटी सी डोज ही सफिशियंट हो सकती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है यह बहुत ज्यादा डेंजर अवस्था कोज कर सकती है। क्लियर है? तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और हम बात करने वाले हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को लेकर। जब ये टॉक्सिन है तो ये कुछ ना कुछ करेगी, बोले तो स्पाज्म करेगी। अब स्पाज्म के नेचर देखिएगा, कुछ पर्टिकुलर लक्षण मैं बता रहा हूं। इस बीमारी का हॉलमार्क साइन, हॉलमार्क साइन जो होता है उसे बोलते हैं लोक जा, जालोक, जबड़ा लोक हो जाना, जा लॉक। इसी का दूसरा नाम है ट्राइसमस, इसी को बोलते हैं ट्राइसमस। टिनिसमस मत बोलना ना, ट्राइसमस। टिनिसमस का मतलब होता है स्टूल पास आउट करते समय जोर लगाना, वह टिनिसमस कहलाता है। और ट्राइसमस का मतलब है जालोक। तो इसका वजह क्या है? स्पाज्म ऑफ मसल ऑफ मैस्टिगेशन, या आप कह सकते हैं स्पाज्म इन
जा मसल, जबड़े की मसल्स में स्पाज्म आ जाने से जबड़ा लॉक हो जाता है। इसे हम जा लॉक के नाम से जानते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह साइन मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद दूसरा आता है सेकंड। जब ये नीचे चलता है डाउनवर्ड तो आर्चिंग ऑफ बैक मसल हो जाती है। आर्चिंग मतलब घूमना, आर्च का मतलब होता है घूमना, घूमना। आर्चिंग ऑफ बैक मसल, जो कमर की पीछे वाली पीठ की मसल्स हैं वह आर्च हो जाती हैं, घूम जाती हैं। तो उसे एक लक्षण निकलकर आ जाता है, उसे बोलते हैं ओपिस्टोटोनस, धनुषाकार। ओपिस्टोटोनस, ओपिस्टोटोनस का मतलब है धनुष आकार। व्यक्ति ताण का से ग्रसित हो जाता है, इसलिए इसे ताण की बीमारी बोलते हैं। धनुष आकार का हो जाता है। नॉर्मल व्यक्ति ऐसा हो जाएगा, धनुषाकार, मुड़ जाएगा। तीसरा देखिएगा और क्या देखने को मिल सकता है। धनुषाकार होने के बाद में पहला जबड़ा लॉक हो गया, धनुषाकार हो गया। तीसरा राइसस सार्डोनिकस, राइसस सार्डोनिकस रहता है। राइसस सार्डोनिकस का मतलब होता है फिक्स्ड स्माइलिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा। अरे बीमारी हो गई बेचारे के, फिक्स्ड स्माइलिंग फेस। ऐसा लगेगा आपको कि स्माइल मार रहा है, स्माइल नहीं मार रहा, बीमारी हो गई। राइसस सार्डोनिकस, आईब्रोज ऊपर चली जाती है, यहां निकल जा रहता है, हंसता हुआ दिखता है, तो राइसस सार्डोनिकस बोलते हैं हम उसे। यह आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें जो पैरालिसिस होता है वह मोस्टली याद रखना है, इसमें जो आपको नजर आएगा स्पाज्म रह सकता है, हाथों में भी स्पाज्म इन हैंड, सलाइवेशन हो सकता है, हाइपर सलाइवेशन, कुछ ज्यादा पसीना भी देखने को मिल सकता है, हाइपर स्वेटिंग। ये कुछ और कंडीशंस हैं जो साथ में नजर आ सकती हैं, लेकिन तीन चीज बहुत जरूरी हैं, जा लॉक, ओपिस्टोटोनस और राइसस सार्डोनिकस। इन सारी कंडीशंस को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वन बाय वन देखिएगा। पहला लक्षण जा लॉक। आपके सामने एक मनुष्य अपनी जा को लेकर बैठा है, इसका जबड़ा लॉक हो गया। बोले तो ये मसल जो है यहां लॉक हो चुकी है, जा की मसल्स। व्यक्ति अपनी जा ओपन नहीं कर पा रहा है और इस कंडीशन को जा लॉक कह रहे हैं। दूसरा है, देखिएगा व्यक्ति धनुष के समान बन गया है, बीच वाली जो मसल है वह आर्च हो गई है, घूम गई है। नॉर्मल ऐसा होता है, लेटा हुआ व्यक्ति देखो धनुष के आकार का हो गया, मानो यहां पर और यहां पर एक डोरी बांध के ऐसे और आराम से तीर चलाओ, धनुष आकार बन गया। ये क्लियर है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ओपिस्टोटोनस। बोले तो धनुष आकार, तो याद रखना है यह कैसा होता है, धनुष आकार होता है। आप मत चलाने लग जाना ऐसे तीर, धनुष आकार। क्लियर, आगे देखिएगा नेक्स्ट। बाबा जी लग रहे हैं स्माइल मार रहे हैं दांत बाहर निकालकर, इन्हें बीमारी हो गई है, इसका नाम है राइसस सार्डोनिकस, फिक्स्ड स्माइलिंग फेस। आईब्रोज देखिएगा एलिवेटेड हैं, आईब्रो कैसे हैं यहां पर, एलिवेटेड। क्लियर है, आईब्रो कैसे हैं, एलिवेटेड, ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, एलिवेटेड आईब्रोज। आईब्रो जो है वह एलिवेटेड हैं और टीथ आउटसाइड और लिप्स जो हैं वह ओपन हैं। ऐसा लग रहा है कि बाबा जी भौहें ऊपर करके स्माइल मार रहे हैं, लेकिन ऐसी तकलीफ क्या कहलाती है, राइसस सार्डोनिकस। यह अपने आप में भाई बीमारी को इंडिकेट कर रहा है, ना कि किसी पर्टिकुलर साइन को। तो चलिए क्या क्या तुमने पढ़ा है टिटनस से रिलेटेड देख लीजिएगा एक बार। पहली चीज हमने पढ़ी है टिटनस को लेकर, क्या बताया टिटनस में हमने कि टिटनस जो होता है उसका एजेंट क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, बैक्टीरिया होता है, ग्राम कैसा है आपका, ग्राम पॉजिटिव होता है,
रोड शेप का है, एनारोबिक होता है। फिर आपने बात की सेकंड पॉइंट पर कि इसके अंदर आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलेगा। मैंने कहा यहां इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वह डायरेक्टली नहीं होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है वह कब मिलेगा, जब आप किसी जगह पर साइट पर आपको इंजरी हुई है तब देखने को मिलेगा। इसके अलावा सोर्स ऑफ इंफेक्शन की बात करें तो कंटामिनेटेड आर्टिकल सोइल और काउ डंक में देखने को मिल सकता है, स्पोर फॉर्म में यह है। और इसकी इम्यूनिटी है बोले तो हार्ड इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं होती है। इसके अलावा हमने बात की इसकी टॉक्सिन को लेकर और इंक्यूबेशन पीरियड को लेकर। 6 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होती ही नहीं है। और क्या रिलीज करता है, टिटेनोस्पाज्मिन। सेकेंड लीथल टॉक्सिन यह है। फर्स्ट लीथल टॉक्सिन बोटिनुलम होती है जो कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटिनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होती है। टिटेनोस्पाज्मिन कहाँ काम करती है, मोटर एंड प्लेट पर काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड पर काम करती है, ब्रेन पर काम करती है। और 70 किलो वजनी व्यक्ति के लिए 0.1 mg भी एक लीथल रूप धारण कर सकती है। इसके अलावा लक्षणों को लेकर हमने आपके सामने पेश हुए और लक्षणों में हॉलमार्क साइन बताया, जालोक ट्राइसमस। इसके अलावा आर्चिंग ऑफ बैक मसल जिसे हम ओपिस्टोटोनस बोल रहे हैं, राइसस सार्डोनिकस। इसके अलावा स्पाज्म हैंड है, हाइपर सलाइवेशन है, हाइपर स्वेटिंग है। ये सारे के सारे वे पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड हैं। क्लियर है। अब बात करने वाले हैं हम कि आपका जो मोस्ट कॉमनली कौन सा एज ग्रुप है जिसे यह प्रभावित कर सकता है, और फिर हम पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो आइए बात करते हैं इसके बाद में मोस्टली अफेक्टेड एज ग्रुप से रिलेटेड। कौन से एज ग्रुप को ज्यादा प्रभावित करेगा, तो मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप, मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप, मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप में एक तो ओल्ड एज के व्यक्तियों को अफेक्ट कर सकता है, एक यंग इन्फेंट को अफेक्ट कर सकता है, यंग इन्फेंट को यह प्रभावित कर सकता है। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर एज ग्रुप है जहां आपको यह देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप के ऊपर, यहां से सवाल बनता है टाइप ऑफ टिटेनस। टिटेनस के टाइप बताओ, तो 4 टाइप आपको बोलना है कि 4 प्रकार होते हैं। 1 बाई 1 एक एक की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की कि पहला क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है टाइप में, टाइप ऑफ टिटेनस 4 प्रकार हम बता रहे हैं। फर्स्ट टाइप है आपका ए, इसे हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक टिटेनस, ट्रॉमेटिक। यह मोस्ट कॉमन होता है। कैसा होता है, मोस्ट कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन यही है। और इसकी वजह क्या होगी, तो आपको बोलना है ड्यू टू ट्रोमा या एक्सीडेंट। आपको कोई ट्रोमा हुआ या एक्सीडेंट हुआ और आपकी स्किन पर कट लगा, मिट्टी आपके अंदर चली गई, उससे हो सकता है यह। फिर आता है नंबर बी, दूसरे नंबर पर आता है पिपीरियल, पिपीरियल। जो पिपीरियल पीरियड होता है उसी से लिया गया है यह। पिपीरियल का मतलब है इन पोस्ट नेटल पीरियड, इन पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड में जो हो सकता है वह पिपीरियल कहलाता है, प्रसुप्ति अवस्था काल में। तीसरा है ओटोजेनिक, ओटोजेनिक, ऑटोजेनिक बाय ईयर, कान के द्वारा, ऑटोजेनिक। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डी, फोर्थ नंबर पर हो सकता है आपका टिटेनस नियोनेटोरम, टिटेनस नियोनेटोरम।
इसके लक्षण अपीयर होते हैं 7वें दिन और इसीलिए इसे 8th डे डिजीज बोलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर होते हैं 7th डे पर, 7वें दिन पर अपीयर होते हैं लक्षण, और इसे पंजाबी लोग क्या बोलते हैं? 8th डे डिजीज। 8th डे डिजीज इसे बोला जाता है पंजाबी लोगों के द्वारा। पंजाबी होते हैं वो उसे 8th डे डिजीज बोलते हैं। तो 4 प्रकार के हो गए आपके। पहला है ट्रॉमेटिक, दूसरा है पुपूरियल, तीसरा है ऑटोजेनिक और चौथा है टिटनस नियोनेटोरम। इनमें से 2 जो टिटनस हैं वह फ्री भी हो चुके हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इरेडिकेट हो चुके हैं, नोट डाल के हम लिखा देते हैं आपको। और उसमें है टिटनस नियोनेटोरम, टिटनस नियोनेटोरम एंड पिपीरियल टिटनस, पिपीरियल टिटनस इरेडिकेटेड। क्या हो चुका है इसका? इरेडिकेशन इंडिया से, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से इसका इरेडिकेशन हो चुका है। डेट देखिएगा, 2 डेटें बताएंगे हम आपको। इरेडिकेशन हुआ वह डेट तो है आपकी, कौन सी डेट? 20 अगस्त 2015। लेकिन सर्टिफिकेशन कब मिला? तो फिर बताना है। सर्टिफाइड हुआ था 14 जुलाई को 2016 में। ये दोनों डेट्स हैं आपकी इरेडिकेशन से रिलेटेड। इनमें जो वजह है वह रही है, क्या वजह से इरेडिकेशन हुआ? तो ड्यू टू 5C, क्लीन सरफेस, क्लीन कोड, क्लीन ब्लड, ये काम में लेते हैं, हम पढ़ा चुके हैं पहले एएनसी में। ये 5C के द्वारा आपको ऐसा देखने को मिला है। इसके अलावा एक दूसरा योगदान है, 5C का योगदान तो है ही, इसके अलावा टिटनस टॉक्सोइड का योगदान भी है। तो ये दोनों चीजें मिलकर इसे रोकने में कारगर साबित हुई हैं और इसी वजह से इन दोनों का इरेडिकेशन संभव हो पाया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये कुछ लक्षण आपको दिखा चुका हूं मैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट वाले पोर्शन को लेकर कि इसका इलाज कैसे करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में आपकी दवाइयां तो 2 ही काम आती हैं, एक है पेनिसिलिन और दूसरी है एरिथ्रोमाइसिन। ये दोनों दवाइयां हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर वैक्सीनेशन वाला पोर्शन है, उस वैक्सीनेशन वाले पोर्शन में टीटी के बारे में बातें हम कर चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं जब हम वैक्सीन पढ़े हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, उसमें कुछ कैटेगरीज बताई जा रही हैं आपको, उनको आपको ध्यान देना है। यहां पर टोटल जो कैटेगरीज हैं वो 4 हैं। कैटेगरी फर्स्ट में वह व्यक्ति जिसने अपना टीटी का जो वैक्सीनेशन है वह कंप्लीट किया है लास्ट 5 ईयर में, यानी कि कैटेगरी फर्स्ट में व्यक्ति आएगा पर्सन हु कंप्लीट टीटी वैक्सीन इन लास्ट 5 ईयर, 5 साल में पूरा कर लिया तो कैटेगरी ए बोल देंगे। कैटेगरी बी जब 5 से 10 साल में पूरा करता है तो कैटेगरी बी बोल देते हैं, यानी कि पर्सन कंप्लीट टीटी वैक्सीन, पर्सन कंप्लीट टीटी वैक्सीन इन 5 to 10 ईयर,
5 से 10 साल में कंप्लीट किया, कैटेगरी बी बोल देंगे। कैटेगरी सी जब 10 साल के अंदर किया तो कैटेगरी सी बोल देंगे। कैटेगरी सी का मतलब पर्सन कंप्लीट टीटी वैक्सीन इन 10 ईयर, 10 साल में। और एक महानुभाव ऐसा जिसने कभी टीटी के दर्शन ही नहीं किए, उसे आप बोल दोगे कैटेगरी डी, पर्सन नॉट एक्सपोज बाय टीटी, एक्सपोज ही नहीं हुआ, टीटी से एक्सपोज नहीं हुआ है, इसे आप कैटेगरी नंबर डी। ए बी सी डी, 5 साल में कर रहा है ए, 5 से 10 में कर रहा है डी, 10 के अंदर कर रहा है सी, कभी किया ही नहीं टीटी के दर्शन तो डी। अब इसी के आधार पर इसका वैक्सीनेशन का पोर्शन भी है। जैसे सबसे पहले इधर हम लिख दें कैटेगरी को, फिर दूसरी साइड हम लिखेंगे उसके घाव को लेकर। जैसे मानो आपको एग्जाम में सवाल मिलता है कि क्लीन मतलब साफ सुथरा, क्लीन वुंड हो गया, क्लीन या नॉन पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड, ऐसा घाव है जो साफ है और नॉन पेनिट्रेटिंग है। और सबसे अंत में है कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड या पेनिट्रेटिंग वुंड है। तो इनको वैक्सीन का शेड्यूल बताओ, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कैटेगरी ए, कुछ नहीं चाहिए इसे, दोनों कंडीशन में, नथिंग रिक्वायर, कुछ नहीं चाहिए, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। यहां पर भी कुछ नहीं चाहिए बोले तो नथिंग रिक्वायर, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो कंटामिनेटेड ब्लड हो चाहे वो क्लीन ब्लड वुंड हो, आपको किसी भी प्रकार की टीटी की वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। फिर आती है कैटेगरी नंबर बी, इसमें आपको सिंगल डोज टीटी चाहिए, सिंगल डोज टीटी, यहां पर भी आपको चाहिए सिंगल डोज टीटी चाहिए, दोनों में सिंगल डोज टीटी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, अगर बात आती कैटेगरी नंबर सी को लेकर, तो यहां आपको सिंगल डोज टीटी चाहिए, सिंगल डोज टीटी, यहां पर भी सिंगल डोज चाहिए, लेकिन साथ में एक चीज जोड़ेंगे तो बता रहे हैं सिंगल डोज टीटी प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन चाहिए, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ टीटी चाहिए, कितना 250 इंटरनेशनल यूनिट दी जाएंगी। क्लियर है पॉइंट्स। इसके बाद देखिएगा क्या क्या बातें हमने की, 3 बातें हमने की है। सबसे पहले मैंने बताया कैटेगरी नंबर फर्स्ट आपके सामने है, इसमें कुछ नहीं चाहिए कैटेगरी नंबर फर्स्ट में, क्योंकि इसके अंदर आपने जब इनिशियल में कंडीशन बताई मैंने आपको कि आपके अंदर जब कैटेगरी फर्स्ट की बात कर रहे थे, इसने 5 साल के अंदर अंदर ही क्या कर लिया था, 5 साल के अंदर अंदर अपना टीटी का टीकाकरण करवा लिया था, इसलिए उसे कुछ नहीं चाहिए। इसने 5 से 10 में करवाया था, इसलिए सिंगल डोज टीटी चाहिए, सिंगल डोज चाहिए दोनों अवस्था में। इसने 10 साल के अंदर अंदर करवाया था, इसलिए सिंगल डोज टीटी, साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर डी की, तो इसे कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स टीटी, इसे भी कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स टीटी प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन भी देनी है इसे, प्लस
इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑफ टीटी वही सेम 250 इंटरनेशनल यूनिट। मतलब कंटामिनेटेड अगर वुंड है तो आपको इसके में वैक्सीन के साथ आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी दी जाएंगी। तो ये कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में कुछ नहीं चाहिए, सेकंड में दोनों में सिंगल डोज, थर्ड में एक में सिंगल डोज, इसमें दूसरे में सिंगल डोज के साथ साथ में क्या चाहिए आपको, तो आपको बोलना है सिंगल डोज के साथ साथ में हमें और क्या चाहिए, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी चाहिए। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आपके किससे रिलेटेड हो गए हैं, आपके टीकाकरण से रिलेटेड बातें भी हो गई हैं। अब जनरल बात, सावधानी में क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो याद रखना है नर्सिंग एक्शन को लेकर मैं बता रहा हूं। नर्सिंग का क्या एक्शन है इसमें, तो जब कभी भी इंजरी हो आपको या वुंड हो, कट लगे, तो आपको उसको क्लीन कर लेना चाहिए, क्लीन करना चाहिए बाय नॉर्मल सलाइन, ताकि वो डिब्रीज वो अगर स्पोर फॉर्म में भी है तो वहां से बाहर निकल जाए, ताकि आप इसकी स्प्रेड को रोकें और इस बीमारी से बच सकें। ये सारी की सारी चीजें थी जो जरूरी थी टिटनस से रिलेटेड, हमने डिस्कस कर ली हैं। चलिए एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं टिटनस में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। एजेंट का नाम हमने देखा है, एजेंट के बाद हमने डिस्कस किया मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, डायरेक्ट स्किन कट के द्वारा, इसके द्वारा हर्ड इम्यूनिटी प्रदान नहीं हो रही है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की हमने बात की। इसके अलावा टॉक्सिन वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 दिन। टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन, फर्स्ट लीथल बॉटिनुलम, सेकंड लीथल टिटेनोस्पाज्मिन कहाँ काम करती है, तो मोटर एंड प्लेट पर, स्पाइनल कॉर्ड पर और ब्रेन पर। कितनी लीथल डोज है 70 kg व्यक्ति के लिए, 0.1 mg। इसके अलावा हमने बात की लक्षणों को लेकर, आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, जालोक हॉलमार्क साइन है, आर्चिंग ऑफ बेस मसल ओपिस्टोटोनस कहलाता है, राइसस सार्डोनिकस फिक्स्ड स्माइलिंग फेस कहलाता है। इसके अलावा हमने बात की टाइप ऑफ टिटनस कितने होते हैं, 4, ट्रॉमेटिक, प्यूपेरियल, ऑटोजेनिक और टिटनस नियोनेटोरम। और एज ग्रुप जिसे ज्यादा प्रभावित करता है वह है ओल्ड और यंग इन्फेंट। और इरिडिकेशन की बात भी करें हैं, 20 अगस्त 2015 को यह इरिडिकेट हुआ था, सर्टिफिकेट मिला था 14 जुलाई 2016 को। लक्षण देखिएगा, यह जालोक का साइन है, या ओपिस्टोटोनस धनुषाकार का लक्षण है, या राइसस सार्डोनिकस का लक्षण है। उसके बाद हमने बात की कैटेगरी को लेकर, ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। वैक्सीन जो है उसमें कैटेगरी ए, बी, सी और डी। ए 5 साल में टीकाकरण, बी 5 से 10 साल में टीकाकरण, सी 10 साल के अंदर और डी में टीकाकरण हुआ ही नहीं। फिर उसी के आधार पर वैक्सीन दे रहे हैं। ए में कुछ नहीं चाहिए, बी में दोनों में सिंगल डोज टीटी चाहिए, सी में सिंगल डोज टीटी चाहिए, क्लीन वुंड में एक में इम्यूनोग्लोबुलिन जोड़ देंगे, और डी में कंप्लीट कोर्स प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन। और नर्सिंग में केयर में क्लीन करना है नॉर्मल सलाइन से अगर वुंड या एब्रेजन या कट हुआ है तो। इसी के साथ टिटनस और वूपिंग कफ दोनों कम्युनिकेबल डिजीज खत्म होती है इस क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में।